पर्यावरण बचाएंगे और जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ये स्लोगन और इस तरह के बहुत सारे स्लोगन्स हम सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग इमीडिएटली काम पर लग जाते हैं और कुछ सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तब करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर बैठ जाते हैं। जो ध्येय उन्होंने ले लिया वो उसी के पीछे अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। तो आज ऐसी ही स्टील लेडी, जिसको हम कहेंगे कि उनको टाइटल मिला है स्टील लेडी का, वो स्टील लेडी हमारे साथ हैं और वो किस तरह से स्टील लेडी बनकर हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए, धरती पर जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही हैं और किस तरह से वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है और हम सब उनसे प्रेरणा लेकर किस तरह से अपना योगदान इसमें दे सकते हैं, आज हम उनसे मिलते हैं। तो हम स्वागत करते हैं तुलिका जी का। तुलिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे यही है कि किस तरह से ग्रीन हैंड्स को स्टार्ट करने की प्रेरणा आपको मिली? सविता जी, ग्रीन हैंड्स एनजीओ जो मैंने स्टार्ट किया वो मैंने काफ़ी बाद में स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था क्रॉकरी बैंक का। तो क्रॉकरी बैंक, क्योंकि मैं अभी इतनी समर्थ नहीं थी कि मैं एक एनजीओ, और एनजीओ बनाने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था आपको बताऊं। तो मेरा एक इनिशिएटिव था जिसे मैं अपने घर में रहकर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेचर के लिए और सोसाइटी के लिए मैं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर से बाहर इतना भी जाना फिजिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने वो एक घर में रहकर क्रॉकरी बैंक स्टार्ट किया, क्योंकि उन दिन पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो कि दिल्ली एनसीआर, स्पेशली इन फरीदाबाद, पॉल्यूशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैं बढ़ाना नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी कोशिश करूँ जिससे कि मैं एटलीस्ट बहुत ज़्यादा नहीं तो अपनी लेवल पर कुछ उसको कम कर सकूँ। तो उसके लिए जब मेरे को दिखता था कि जहाँ भी हम जाते थे, किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी भी इवेंट में जाते थे, तो वो हर जगह पर बस कूड़ा कचरा, सब जगह वेस्ट ही दिखाई देता था। और उसमें एक मेन पार्ट होता था डिस्पोजेबल्स का। तो मुझे लगा कि ये डिस्पोजेबल्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले क्रॉकरी बैंक स्टार्ट किया और फिर विद द टाइम जैसे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, मुझे एक्सेप्ट किया, सोसाइटी ने मेरे इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया और अच्छा रिस्पांस मिला, तो उसमें मुझे भी एक स्ट्रेंथ और मोटिवेशन मिला कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं तो बस वही दिखाई देता है हमें हर तरफ। तो तब वहाँ से प्लान किया कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट करती हूँ जो सिर्फ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए ही काम करेगा। और विद द टाइम मेरे साथ बहुत लाइक माइंडेड लोग भी जुड़ गए थे, वो भी कुछ करना चाहते थे, तो एक ऐसा ग्रुप बन गया था। तो तब मैंने एनजीओ का स्टार्ट किया। ग्रीन हैंड्स का स्टार्ट वहाँ से हुआ कि कुछ ग्रीन हैंड्स जब इकट्ठे मिल गए। तो अब ग्रीन हैंड्स जो मूवमेंट आपने स्टार्ट की है, इसका मेन मोटिव क्या है? आप किस तरह से काम करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव क्रॉकरी बैंक था। तो अभी तक तो मैं अकेले ही क्रॉकरी बैंक अपने घर से ही चला रही थी, जिसमें मैं लोगों को डिस्पोजेबल को रिप्लेस करने के लिए स्टील के बर्तनों का बेसिकली एक कलेक्शन किया था। तो किसी के भी घर में जैसे कोई भी इवेंट होता है तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टील क्रॉकरी प्रोवाइड कराती। आपने इतने छोटे से शुरू किया होगा पर आज ये इतना बड़ा बन गया है आपकी मुहिम। मैं फरीदाबाद में लगभग जिस भी जगह पर गई हूँ, इनफैक्ट फरीदाबाद के दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को आपके बारे में पता है और क्रॉकरी बैंक के बारे में पता है। और उन्होंने मुझे बोला है कि हमने कभी ना कभी उन्होंने एक आध बार आपका यूज किया है। तो इट मीन्स कि आपने इतना छोटा सा जो इनिशिएटिव लिया था आज वो काफी बड़े लेवल पर लोगों की समझ में आ रहा है। और वो फैल इसलिए लगा क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम लैंडफिल में जाने से जो भी इतना डिस्पोजेबल है उसको रोक रहे हैं। बिल्कुल सविता जी, बहुत रिमार्केबल चेंजेस है ओवर द ईयर्स। लाइक 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे भी, अब 6-7 ईयर्स हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा चेंज देखा, और थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो। आज हमें दिखाने के लिए भी प्लेटफॉर्म है, लोग शेयर भी करते हैं और स्टोरीज और स्टेटस के थ्रू लोग अपना जो भी उनको पसंद आता है वो भी करते हैं। और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आपने आज इसके लिए बुलाया तो ये भी ऑडियंस देखेंगी।
तो ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से अवेयरनेस हो, स्कूल्स में जाकर, कॉलेजेस में एनएसएस के साथ, डिफरेंट हमारे पास स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं यहाँ पर फरीदाबाद में, लोकल ग्रुप्स हैं जो हमारे से लेकर जाते हैं, बिकॉज़ वो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं इस इनिशिएटिव के साथ। तो उनके घरों में जो भी इवेंट्स होते हैं तो आई एम श्योर कि वो सब अब डिस्पोजेबल फ्री ही होते हैं। तो बहुत ही तो मुझे रिमार्केबल चेंजेस हैं। याद है तुलिका जी, जब हम छोटे थे तो जब डिस्पोजेबल नहीं आते थे तो क्रॉकरी बैंक्स ही होते थे गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह, और धर्मशालाओं में क्रॉकरी बैंक्स होते थे जहाँ से लोग लेकर आते थे। और अगर वो किसी के लिए फिजिबल नहीं होता था तो एटलीस्ट नेबर्स ही मिलकर कुछ क्रॉकरी इकट्ठी कर लेते थे। तब ऐसा होता ही नहीं था ना। आज आप बोलें कि अपने नेबर से 1-2 प्लेट्स लेकर आएं तो मतलब हमें कितनी हेजिटेशन होती है, यू नो, हम ये नहीं फील, मतलब कनेक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों की ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इन चीजें बहुत आगे आ गई हैं कि हम सपोर्ट नहीं लेना चाहते किसी से, हम बहुत इंडिपेंडेंट अपने आप को शो करते हैं। बस इस इंडिपेंडेंस में कहीं पर वो कम्युनिटी की फीलिंग वो ख़त्म हो चुकी है। जो अगर आप उस टाइम में देखें तो लोग हमारे को सिर्फ बर्तन ही नहीं देते थे, बर्तन धुलवाने के लिए साथ भी आ जाते थे, राइट। मतलब हाँ, किसी के घर में फंक्शन होता था तो वो एक पूरा कम्युनिटी फंक्शन होता था, वो कोई, हाँ, सब लोग मिलजुल कर करते मुझे थे। लगता है कि आपका ये जो क्रॉकरी बैंक वाला इनिशिएटिव है, इससे बहुत ज्यादा सोसाइटी में फिर से वो कॉपरेशन बढ़ेगा। हाँ, अभी एटलीस्ट चलिए आप अपने नेबर से नहीं मांग सकते जो भी ईगो वगैरह जो भी आप छोड़ें उसे, तो उसके लिए हमने, मतलब आप एटलीस्ट हमारे पास आ सकते हैं और विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि अब इसको आप एस्केप नहीं कर सकते। अगर कोई इसको भी एस्केप करता है, इसके लिए भी एक्सक्यूजेस हैं, तो दैट मीन्स वो करना नहीं चाहता, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। का एक ब्यूटीफुल पार्ट यही रहता है स्प्रेड होने का कि जो आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपके 40-50 गेस्ट, कई जगह पर 100-200-400 गेस्ट भी होते हैं। वो सभी गेस्ट उस मैसेज को अपने साथ लेकर जाते हैं, राइट। कि मतलब आप तो एक ले जाने वाले, और जो 200-400 आपके गेस्ट आए वो भी इसको, वो भी चाहते हैं, वो भी इसका, मे बी वो इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ओवर द टाइम जब वो 1-2 जगह पर देखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब डिस्पोजेबल एक बार परचेज करेंगे, दूसरी बार करेंगे, थर्ड टाइम ज़रूर उनको माइंड में आएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये चीज़। आज की डेट में जो डिस्पोजेबल की प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है, क्योंकि ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो आपका क्या कहना है कि किस तरह से हम इस मूवमेंट को स्प्रेड करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आए, और ये 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी नहीं, बल्कि इंडिया की, हमारे भारत की हर सिटी में इस तरह के क्रॉकरी बैंक्स हों और लोग उनको यूटिलाइज करें। देखिए सविता जी, मेरा भी यही मोटिव है। आज की डेट में मैं यही सोचती हूँ कि ये जो क्रॉकरी बैंक है, अगर जैसे हमने ऑलरेडी फरीदाबाद में 10 से 12 और सेंटर्स उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1-1.5 साल तक लोग सिर्फ मुझसे ही लेने आते थे, और फरीदाबाद के डिफरेंट जगह, मतलब बहुत दूर दूर से लेने आते थे मेरे पास। तो मैंने फिर लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया कि अगर वो इस कॉर्नर का, मतलब उसको 10 किलोमीटर चल के मेरे पास लेने आ रहा है तो मुझे इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। मैंने लोगों को इसको अपने घर पर स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट किया कि इस तरह से जो लोग बार बार लेने आ रहे थे उन्हीं को ही मैंने बोला कि आप अपने यहाँ पर ही स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी टाइम आप हर 2-3 महीने में मुझसे लेने आते हैं, तो वाई डोंट यू स्टार्ट विद द 50 प्लेट्स एटलीस्ट, कि आप 50 प्लेट्स अपने पास रख कर देखें, तो उससे स्टार्ट करें। तो ऐसे करके अभी हमने फरीदाबाद में 10 से 12 सेंटर्स स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। तो डिफरेंट जगह पर, तो ऐसे ही मेरा मानना है कि पहले अपना सिटी, उसके बाद नेक्स्ट सिटी, और फिर पैन इंडिया। तो और ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। आज आपने महाकुंभ में भी देखा होगा कि एक थाली एक थैला का अभियान स्टार्ट हुआ था। तो सबसे वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप अपने घर से एक थाली और एक थैला ज़रूर लेकर आएं, ताकि वहाँ पर उस तरह का गंद इकट्ठा ना हो जो महाकुंभ के बाद, मतलब इतना ना हो कि वह जब वहाँ करोड़ों लोग जा रहे हैं तो उसके बाद उसको सफाई करना ही मुश्किल हो जाए। और डिस्पोजेबल्स तो कई सौ साल तक वहाँ रहने वाले हैं, तो इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसका मतलब अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें, सिर्फ एक एक थाली अपने साथ लेके जाना शुरू कर दें, तो हम ऑलरेडी इसको कम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली पैन इंडिया में हम ज़रूर करेंगे, और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी कहीं अपने सिटी में करना चाहता है तो हम उनको पूरी गाइडेंस करेंगे, गाइड करेंगे कि किस तरह से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मैंने इनफैक्ट एक बार ओवरसीज़ से भी आते हैं मेरे पास कॉल्स, एंड फरीदाबाद के अलावा करनाल, सोनीपत
नोएडा, दिल्ली में भी मैं बहुत लोगों को डेली बेसिस पे नहीं तो 2-4 दिन में एक कॉल तो ज़रूर आ ही जाता है कि जिसको मैं गाइड, कितना वो आगे चलता है वो बट काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर लिया है अपने। कोई एक सक्सेस स्टोरी आप बताएं जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो जब आपने इनिशिएटिव लिया और आपको लगा हो कि यस ये बहुत वर्थ है, जिससे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको आगे करना है। सविता जी, जैसे कि कोई भी मुझसे प्लेट्स लेने आता है, चाहे वो 20-25 लेने आता है, मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होती है कि एटलीस्ट मैं एक फैमिली को आज 20-25 लोगों को मैं इसको मतलब उनका माइंडसेट चेंज कर पाऊंगी शायद। उसमें से 25 लेके जा रहे हैं तो 2-4 तो आज सोचेंगे इसके बारे में कि ये प्लेट्स कहाँ से आई, और लोग मुझे आके बताते भी हैं कि बहुत अच्छे से हमने उनको बताया, और वो भी नेक्स्ट टाइम आपका एड्रेस हमने उनके साथ शेयर किया, आपका फ़ोन नंबर शेयर किया। सो बहुत अच्छी ऐसी स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरी जो मेरे को बहुत ही फील होती, मतलब बहुत ऐसा लगता है मुझे कि इतने भी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मुझे बस करते ही जाना है। तो मेरे पास एक फ़ोन आया कि हम एक प्लेट्स चाहिए, और जैसे बुकिंग की उन्होंने जिस डेट पर लेने आए तो वो एक सीनियर सिटीज़न थी और उनके साथ एक 5-6 साल की एक बच्ची थी। तो वो दोनों मुझसे प्लेट्स लेने आए। मैंने उनको जैसे बिठाया घर में और उनसे पूछा कि मतलब ओकेजन जैसे बात की, ऐसा तो नहीं एकदम से मैं ऐसे भेज देती हूँ कि हाँ ये आपकी प्लेट्स रखी हैं आप ले जाइए, ऐसा नहीं होता। जो भी प्लेट्स लेने आता है तो 2 मिनट तो बात करना बनता है। तो मैं उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक ग्रैंडसन हुआ है उनका, मतलब, और उसके 11वें जैसे 11th डे पर उनके घर में कोई सेरेमनी है और कुछ गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो वो मुझसे 100 प्लेट्स लेने आए थे उस दिन। तो सविता जी, मतलब मुझे इतना टच हुआ, और वो लेडी जो है वो ऑटो पर आई थी। तो आप ये देखिए कि उनके घर में एक बेबी हुआ है अभी, और वो 11 डेज़ का नेक्स्ट डे फंक्शन था उसका, 11th डे का जो भी सेरेमनी थी, और वो एक छोटे बच्चे के साथ ऑटो पर, और उनका बेटा अपनी जॉब पे गया हुआ था, डॉटर इन लॉ छोटे बेबी के साथ घर पर थी, और वो ऑटो पर वो लेने आई हैं। तो देखिए मतलब वो कितना एफर्ट करा उन्होंने, मन से उन्होंने, हाँ। तो मेरे को इतना अच्छा लगा उस दिन, मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि यस जो मैं कर रही हूँ वो वर्थ इट है। और वो भी जो करने आता है, लेने आता है, मतलब उसका एफर्ट भी कम नहीं होता। वो पिक करके, यूज़ करके, वॉश करके फिर रिटर्न भी करने आते हैं, तो उनका भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है वो एफर्ट। तो वो मुझे बहुत टच किया। और सेकेंड सक्सेस स्टोरी आप जानते ही हो कि जैसे कि हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पर जब मैंने स्टार्टिंग में 3 साल पहले जब सोसाइटी में आई थी, तो वहाँ पर एक होली का फंक्शन था, और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम थी, मैंने आते ही उनसे बात की थी जब व्हेन आई शिफ्टेड इन द सोसाइटी, और फर्स्ट फंक्शन होली आया तो मैंने उनको बोला कि आप क्या क्रॉकरी यूज़ करने वाले हो। तो उन्होंने बोला डिस्पोजेबल। ये तो मतलब अंडरस्टूड था, बट फिर भी मैंने पूछा कि, तो उन्होंने बोला कि हम डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे। तो मैंने उनको अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया, बिकॉज वो अनअवेयर थे इसके लिए। सो आई सेड कि आपको जितनी भी चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड यू दैट क्रॉकरी। तो उन्होंने बोला कि स्टील की प्लेट्स में आपको नहीं लगता ये बहुत अनहाइजीनिक है? तो ये नहीं, आई डोंट थिंक कि लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको, डिस्पोजेबल इज़ ओके। तो ठीक है, मैं समझाने की कोशिश की, बट कोई बात नहीं, तो वो हो गया। तो फिर उसके बाद जो भी इवेंट आता था, हर बार ऑर्गेनाइजिंग टीम अलग होती थी। आई कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन फर्स्ट ईयर तक तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद जब जैसे कि मैं अपनी पोस्ट शेयर कर देती हूँ ग्रुप्स में, तो शायद लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि नहीं, ये इनिशिएटिव एक छोटा नहीं है और बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो स्टील प्लेट्स भी कोई इतनी अनहाइजीनिक और ऐसा नहीं है कि हम यूज़ ना कर सके। तो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो मे बी सेकेंड ईयर में ऑर्गेनाइजिंग टीम ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम थी वो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम आपसे प्लेट्स ले लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। और थर्ड ईयर में यू वोंट बिलीव, उसके बाद उन्होंने हर फंक्शन पे, आप देखते हैं कि उन्होंने 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, होली फंक्शंस पे प्लेट्स लेनी स्टार्ट कर दी मुझसे। फिर उसके बाद मैंने उनको मोटिवेट किया कि आप अपना क्रॉकरी बैंक स्टार्ट कीजिए, बिकॉज मेरे को और जगह पर भी प्लेट्स देनी होती हैं, और अब आपको तो हैबिट हो ही गई है, तो बाकी चीज़ें भी आप जैसे कर लेते हैं कलेक्ट, तो इतना फंड्स इकट्ठा होता है, तो आप अपनी प्लेट्स ही ले लीजिए। तो उनको कहीं पर ये भी अच्छा लगा सजेशन, और आई एम वेरी हैप्पी कि अब वो थर्ड ईयर में उन्होंने अपनी प्लेट्स भी ले ली हैं हमारी सोसाइटी के ऑर्गेनाइजिंग टीम ने, और आज वो खुद से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मुझसे नहीं लेते।
और आई एम वेरी हैप्पी कि वो प्लेट्स जो मेरे को उनको देनी थी वो मैं कहीं और दे देती हूँ, तो उन्होंने प्लेट्स ले ली हैं और दिस इज़ अ बिग सक्सेस फॉर मी ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आप जीरो वेस्ट के लिए सोसाइटी को में लोगों को कैसे एनकरेज करते हैं? क्योंकि मैंने देखा आपका वो ई वेस्ट वाला भी इनिशिएटिव होता है, तो और आपकी वैसे भी इको वैन के साथ आपका कोलैबोरेशन है, तो आप किस तरह से सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं लोगों को? सविता जी, ज़ीरो वेस्ट एक जर्नी है जो हम देखिए सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट पर हम बात करते हैं। जैसे कि वेस्ट हमारे घर से जो भी वेस्ट निकलता है, हमारे घर से, वर्क प्लेस से या फिर हमारी इंडस्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, हम उसको एक ही बिन में डाल के दे देते हैं जो कूड़ा लेने आया, और हमें लगता है कि हमने अपना वेस्ट मैनेज कर लिया, कि मेरे घर से अगर वेस्ट चला गया तो दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट। हमें अपने घर में 2-3 टाइप का अलग अलग बिन सेग्रीगेशन करना होता है। वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग करना होता है, और उसके बाद वेट वेस्ट में हमारा किचन वेस्ट आ जाता है, फिर ड्राई में जो भी ड्राई चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर ड्राई का फर्दर सेग्रीगेशन होता है। जैसे कि आप देखते हो कि हमने ई वेस्ट की ड्राइव करा कभी सोसाइटी में, कभी हम मेडिकल वेस्ट की ड्राइव करते हैं कि आपका जो मेडिकल सामान बचा हुआ है उसको हम इकट्ठा करवाते हैं, कभी हम ई वेस्ट को अलग से कलेक्ट करवाते हैं। सो बाकी तरह का ड्राई वेस्ट आप सेल भी करते हैं कुछ उसमें से कबाड़ी वाले को, लेकिन कुछ ऐसा सामान होता है जो वो आप कबाड़ी वाला लेता नहीं है, दैट इज़ इनवैल्यूएबल वेस्ट, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, एंड दैट टू विद द वेट वेस्ट। और जब वो दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि सपोज़ आपने सब्जी बची हुई, अगर आपने एक ब्रेड का पॉलीथीन उसके साथ मिक्स करके भेज दी तो वो फर्दर सेग्रीगेशन भी नहीं होगा, नो वन इज़ गोइंग टू सेपरेट दैम, कोई भी नहीं करता वहाँ पर, तो वो सीधा लैंडफिल में जाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान आप अपनी सोसाइटी में हम स्टार्ट करें, जो कि जिसमें हम डिफरेंट बिन्स का सेग्रीगेशन करें, कि अपने घर से ही पहले ड्राई और वेट को अलग करें, उसके बाद जो ड्राई है उसमें से हम ई वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और बहुत तरह का वेस्ट होता है उसको अलग अलग करें। तो हम ड्राइव्स करवाते हैं, कलेक्ट करवाते हैं। और तुलिका जी, एक आपकी ड्राइव होती है जो क्लीनिनेस ड्राइव होती है, मुझे ना मैं क्योंकि लिटरेचर से हूँ, तो आपकी उस ड्राइव को देख के मैं गांधी जी की वो मॉर्निंग प्रभात फेरियों वाली वो याद आ जाती है कि मॉर्निंग में कैसे आजादी से पहले कैसे वो हमारी क्लीनिनेस ड्राइव चलती थी उस टाइम। तो और मैंने देखा कि लोग आते हैं, तो आपका क्या मोटो रहता है, क्या मोटिव कैसे रहता है कि आप अपने सोसाइटी के आसपास बाहर किस तरह से उनको ड्राइव को आप जो है वो चलाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आए, ताकि हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लोग इस तरह की ड्राइव्स चलाएं और जो अपना एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में एटलीस्ट अपना जो है जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो दें। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब आए थे तो आपको याद हो सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया था, तो वो भी इसी मोटिव से ही उनका भी यही मोटिव था कि हर जगह पर क्लीनिनेस हो। लेकिन वो क्लीनिनेस कहाँ पर सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने का और अपलोड करने का रीज़न वही बनकर रह गई, इसीलिए गांधी जी का वही बनकर रह गई। बट ठीक है, हम ट्राई करते रहते हैं कि लोग आए। इसका मोटिव एक्चुअली ये भी होता है कहीं पर कि जब कोई आता है और वो थोड़ा सा मतलब जो भी उस ड्राइव में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और जो कचरा वो उठाते हैं अपने हाथ से, तो नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर कि वो जब भी कहीं पर जा रहे हैं तो वो कहीं पर भी कचरा डालेंगे नहीं। वो उठाने से वो फीलिंग आती है कि ऐसे कौन करता है, ऐसे ये नहीं करना चाहिए, वो वाली फीलिंग आती है। तो वो उसमें बच्चे से लेकर हर एज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस क्लीनिंग ड्राइव में, और आई एम श्योर कि जो उस ड्राइव में एक बार भी आता है वो नेक्स्ट टाइम कचरा रोड पर डालने से पहले ज़रूर सोचता होगा, नहीं डालता होगा। तो वो इसका मोटिव रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी सब कुछ साफ़ कर देना है, एटलीस्ट इतना तो नहीं हो पाता, और हम एक एफर्ट हर एक छोटा सा छोटे से छोटा प्रयास, एक छोटे से छोटा एफर्ट भी जो वो चेंज लाता है, क्योंकि जो भी जैसे आपने कहा कि जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है वो एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम से पहले सोचेगा। बिल्कुल। क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये आपकी मुहिम है जो आपने शुरू की है, इसको आप पैन इंडिया कैसे लॉन्च करना चाहेंगी? किस तरह से आप यूथ को मोटिवेट करना चाहेंगी, लोगों को, हाउसवाइफ्स को, कि जो है वो आपकी इस जो मुहिम है इसमें वो शामिल हो?
देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमने, ठीक है, हम बहुत एक्टिव नहीं हैं उस पर, जितना थोड़ा बहुत हो पाता है कर रहे हैं। और जैसे आपको इंटरव्यू दिया आज आपके व्यूअर्स के थ्रू, और जो भी इसको देख रहा है, सुन रहा है, जो भी जैसे भी कांटेक्ट, अगर कुछ भी उनको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा ग्रीन हैंड्स पर मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप, माय फ़ोन नंबर इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो वो हम उसको किसी भी तरह से सपोर्ट करेंगे। और एटलीस्ट हमें लाइक माइंडेड लोग चाहिए इसके लिए, जो ऐसा कमिटमेंट कर सकें कि वो इसको कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपके जो व्यूवर्स हैं उसमें से ज़रूर मुझे कॉल्स आएंगी, और हम इसको स्लोली, ग्रेजुअली, जैसे भी हो सकेगा, हम इसको पैन इंडिया ज़रूर करना चाहिए। और मुझे लगता है तुलिका जी, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में और क्लब हाउसेस में जहाँ भी जाए हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग इन वर्कशॉप्स कर सकते हैं। एक सिर्फ चीज ये है कि 1 से 2, 2 से 3 जब ये चेन बनेगी और लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो मुझे लगता है कि डिस्पोजेबल और पॉलीथीन वाला ये जो प्लास्टिक वाला हमारा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री का, वो हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली हम ऑलरेडी कई सालों से ये सब स्कूल में अवेयरनेस, एनएसएस के बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं। हम इंटर्नशिप के कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, हम उनके साथ समर्स में पूरा इंटर्नशिप का करते हैं, और स्कूल्स के, कॉलेजेस के आते हैं, और नेचर वॉक्स पे लेकर जाते हैं बच्चों को, ताकि वो नेचर से कनेक्ट हो सके वहाँ पर। और छोटे छोटे बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि इतना इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ों में, हम इको फ्रेंडली वे से हम उनको, जब भी कोई फेस्टिवल होता है उसमें मोटिवेट करते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम इको फ्रेंडली वे से भी ये चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आवर अर्थ। जैसे होली आता है तो हम उनको इको फ्रेंडली गुलाल बनाना सिखाते हैं, क्रिसमस आता है तो हम इको फ्रेंडली ट्री के साथ डेकोरेशन सिखाते हैं उनको। तो हम ये सब चीज़ें बहुत छोटे, मतलब हर एज के बच्चों के साथ हम कर ही रहे हैं। और ऑफ कोर्स उसमें हाउसवाइफ्स भी हैं, वर्किंग लेडीज़ भी हैं, और कॉरपोरेट्स भी हैं। ऐसा नहीं, हर लेवल का हर पर्सन कर सकता है, मतलब जो अपने लेवल, अपने कैपेबिलिटी से हर कोई कर सकता है। हम किसी दूसरे की तरफ नहीं देख सकते कि वो करे, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल। तो अपने से स्टार्ट करना है तो सोसाइटी में चेंज डेफिनेटली आएगा। जब मैं अकेली इतना कुछ कर सकती हूँ तो हर इंसान कर सकता है। तो लिखिए जी, आपका आगे के लिए क्या प्लान है अभी? वही, जैसे मैंने आपको बताया कि हर आरडब्ल्यू में, हर सेक्टर में, हर सिटी में, हर गांव में एक क्रॉकरी बैंक तो होना ही चाहिए। और सेकेंडली, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें वेस्ट मैनेजमेंट को समझना है, प्लांटेशन करना है। हमारा ट्री कवर बहुत कम होता जा रहा है, ग्रीन कवर जो भी हमारा अर्थ पर है, हमें उसको बढ़ाना है, उसके लिए प्लांटेशन करनी है, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करना है। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स अगर किसी भी स्केल पर होते हैं तो मैं वो करती हूँ। लाइक अगर हम सीरियस टॉक्स करनी है तो हम वो भी करते हैं, और अगर बच्चों को स्मॉल लेवल पर, जैसे अभी आपको बताया, एक्टिविटीज़ प्लान करनी है स्कूल में, कम्युनिटीज़ में, सोसाइटीज़ में, तो हम वो भी करते हैं। आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो बर्तन बैंक वाला जो आपने क्रॉकरी बैंक स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हर फेस्टिवल पर भंडारे लगते हैं, हर गली मोहल्ले बाजार चौक हर जगह भंडारे होते हैं, और जितना लोग खिलाते हैं लोगों को, जो भी उनकी श्रद्धा होती है, जिस तरह से भंडारा, उससे बहुत कई गुना ज्यादा वहां पर जो है ना वो गंदगी होती है। और वो एक ऐसा, जिसको हम कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन उनके पास नहीं है, वो प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। मैं ये कहूंगी कि जितना वो खिलाते हैं लोगों को, उससे जो पुण्य मिलता है उससे कहीं ज्यादा तो वो पाप कमा लेते हैं। कि जो हम मदर अर्थ के साथ जिस तरह से हम इस टाइम अपना हमारा बिहेवियर है, और हम बिल्कुल अनकॉन्शियसली बिना सोचे समझे कुछ भी किए चले जा रहे हैं, तो हम, मुझे नहीं लगता कि हम कोई पॉजिटिव बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो गलत है जो हम डाल रहे हैं। और इवन यहाँ पर जहाँ भी भंडारा होता है, इससे कई 1-1.5 किलोमीटर तक वो फैला पड़ा होता है कूड़ा, उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। अगले दिन जो स्वीपर्स आते हैं वो उठाएंगे तो ऑब्वियसली वो लैंडफिल में चला जाएगा। ऐसी जगहों पर बर्तन भंडार या क्रॉकरी बैंक्स जो हैं, क्या उनका कोई रोल हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये चीज भी है ना कि ऑनेस्टी नहीं है, जिन लोगों को आप बर्तन देंगे वो बर्तन साथ ही लेके चले जाएंगे। तो इसके लिए क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब डिस्पोजेबल नहीं था तो भंडारे कैसे होते थे? डू यू रिमेम्बर?
तब तो कम्युनिटी जो क्रॉकरी होती थी वहां पर बिठाकर सबको खिलाते थे। अब गुरुद्वारों में अभी भी जैसे जाते हैं हम, लंगर होता है या कहीं और कोई कम्युनिटी फंक्शन होता है। ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। देखिए, जैसे कि अभी मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भंडारा हो रहा है तो सबसे पहले एक तरीका होना चाहिए, अगर आप भंडारा कर रहे हैं अच्छे से, तो एक सिस्टम होना चाहिए कि आप लोगों को बिठा कर खाना खिला दें, राइट, ले जाने ना दें। तो उसमें क्रॉकरी जाने का कोई पॉइंट नहीं है, लाइक आप बिठा कर खिला रहे हैं। फिर भी जिन लोगों को लगता है कि हम बिठा कर नहीं खिला सकते, हमने बस ऐसे देना ही है बस, ठीक है, तो देना ही है, तो उनके लिए एक चीज़ और होती थी हमारे पास, पत्तल। पत्तल थे, वो पत्तल आज गायब हो गए हैं क्योंकि डिस्पोजेबल आ गए हैं। बट डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट होती है, अगर आज आप डिस्पोजेबल अवॉइड करेंगे और आप सर्च करेंगे तो आपको पत्तल कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करना चाहता, वो लगता है लोगों को कि वो हाइजीनिक अनहाइजीनिक है, और डिस्पोजेबल लोगों को हाइजीनिक लगते हैं, जबकि उल्टा है, राइट, ये रिवर्स है। अगर आप रीयूजेबल क्रॉकरी यूज़ नहीं करते, कहीं पर भी आप स्टील यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह का इवेंट करना ही है, पहले तो वही बात है जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बार खिलाकर पुण्य कमाने से ज़्यादा तो वो पाप कमा रहे हैं, विच इज़ ट्रू, क्योंकि वो वहीं पर छोड़ देते हैं और उसको कौन खाता है, उसको गाय खाती है। वैसे तो हम गाय को माता बोलते हैं, लेकिन उसके बाद हम वही डिस्पोजेबल्स हम गाय के अंदर ही जा रहे होते हैं। आई हैव शेयर्ड पिक्चर्स मैनी टाइम्स कि जहाँ पर भंडारा ख़त्म हुआ और वहाँ पर उसके बाद गाय आकर उस वहाँ पर जो भी पनियाँ फेंकी गई, जो ग्लासेस फेंके गए, उनको गाय खा रही है। और हम कितनी बार न्यूज़ में देखते हैं कि गाय के पेट में से इतने किलो प्लास्टिक निकला, पॉलीथीन निकला। तो वही है कि हमें ही देखना पड़ेगा कि विच हम बहुत ईजीनेस की तरफ जा रहे हैं, बहुत हम इजी गोइंग हो गए हैं आजकल, या फिर अवेलेबिलिटी भी उसी पर डिपेंड करती है। तो डिमांड नहीं है पत्तल की, तो अगर कोई भी ऐसा कुछ भी करना चाहता है तो वो पत्तल सर्च करे, पत्तलों में ऐसा भंडारा दें, लोगों को सर्व करें, खिलाएं खाना। बहुत पुण्य का काम है खाना खिलाना, और खाना खिलाना भी चाहिए, लेकिन एक ये उस वे से कि आप डबल पुण्य कमाएं। आने वाली जनरेशन्स के लिए हम अर्थ को ऐसा ना छोड़ के जाएं कि वो आपको पीछे से कहें कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए क्या किया, राइट, तो वो आपको याद करें कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए ये किया। बिल्कुल। तो यदि हम पुण्य कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो खाना लोगों को खिलाया है उसका कुछ लाभ हमारी लाइफ में आए, तो सबसे पहले हमें धरती के बारे में सोचना है कि हम बिल्कुल। और एक्चुअली वो आप धरती के बारे में नहीं सोचना है, वो भी आप अपने बारे में ही सोचना है। धरती तो अपने आप को रिवर्स कर लेगी, वो तो धरती तो तब से यही है, कितने 100 सालों से, हज़ारों सालों से धरती यहीं पर है, जाते तो हम ही हैं, और उसका इफेक्ट भी हमें ही मिलता है, राइट। आज जो डिजीज़ हैं, जो आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, नेबुलाइज कराना पड़ता है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो वो सब हम ही भुगत रहे हैं। ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी पहले, तो वो सब ह्यूमन इंटरवेंशन से ही आई हैं। तो वो धरती तो अपने आप को संभाल लेगी। अगर ह्यूमैनिटी को संभालना है, ह्यूमन काइंड को संभालना है, तो वो हमें ही अवेयर होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी आपका, थैंक यू सो मच।